व्हाट्सअप गाइस, ईरान यूएस के बीच पाकिस्तान की बैंड बजी। भाई साहब इसने सोचा होटल के 2 बिल लगा दूंगा, टॉक करा के 500 कमरे हो जाए। देखो देखते हैं क्या है पूरा मामला, लेकिन वो वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ही कुछ बात होगी। देखते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो प्लीज वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, कल ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जहाजों को कब्जे में लिया। इनमें से एक जहाज सीधे तौर पर भारत के गुजरात में मुंद्रा पोर्ट की ओर आ रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब ईरान पूरी तरह से दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी और क्या इस लड़ाई का रिजल्ट पाकिस्तान का विभाजन भी हो सकता है? आइए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। 2 ships were attacked by Revolutionary Guard and are now in the forces' custody. Escalation in the Strait of Hormuz with a 3rd vessel now reportedly attacked, even as 2 other ships have been seized and taken into Iranian custody. दोस्तों, कल ईरान ने कुछ जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने से रोक लिया, ये कहते हुए कि उन्होंने ईरान को टोल नहीं भरा है। इनमें से एक जहाज भारत भी आने वाला था। ये जहाज दुबई के जेबल अली पोर्ट से चला था। ये भारत में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर आ रहा था। ये एक विशाल कंटेनर जहाज 6690 TEU क्षमता वाला है, जो इंटरनेशनल ट्रेड का सामान लेकर आ रहा था। ईरान का दावा है कि जहाज बिना एडिक्वेट परमिशन के उनके इलाके या ब्लॉक किए गए रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। उनके हिसाब से जहाज के नेविगेशन सिस्टम AIS के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जो समुद्री सुरक्षा के नियमों के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के अनुसार IRGC ने पहले चेतावनी दी थी और जब जहाज नहीं रुका तो गनबोट्स के जरिए उस पर गोलाबारी की गई और फिर ईरानी तट की ओर उसे मोड़ दिया। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के अनुसार जहाज अब रुका हुआ है और ईरान के कंट्रोल में है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जहाज पर मौजूद क्रू सुरक्षित है। हालांकि जहाज पर गोलाबारी से उसे कुछ नुकसान पहुंचने की भी खबरें हैं। इस जहाज के साथ साथ एक और अन्य जहाज MSC फ्रांसिस्का को भी ईरान ने पकड़ा है, जिसे वे इजराइल से रिलेटेड बता रहे हैं। अब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों जैसे तेल और गैस के ट्रेड के लिए इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। मुंद्रा पोर्ट भारत का एक बड़ा आर्थिक केंद्र है। इस तरह की इंसिडेंट से ट्रेड जहाजों की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होते हैं और फ्रेट के दाम बढ़ सकते हैं। भारतीय डिप्लोमेटिक एजेंसियां और विदेश मंत्रालय अभी इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि क्रू और सामान की सेफली वापसी इंश्योर की जा सके। अब कई सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ईरान ने सबसे बड़ा ब्लंडर कमिट कर दिया है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक भारतीय जहाज को भी निशाने पर लिया था, जिसके बाद उनके ही विदेश मंत्री को उनके ही देश की सरकार ने पंगु बता दिया और सारा दोष IRGC पर डाल दिया। अब इस बड़े हमले के बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या भारत और ईरान के बीच 1-to-1 कुछ हो सकता है क्या? ध्यान रहे, हम किसी भी तरह के मिलिट्री वॉर में नहीं जाएंगे, लेकिन ईरान से क्रूड ऑयल लेना कम कर देंगे। एक ऑलरेडी क्लोज्ड रास्ते पर जहां दुनिया के जहाज नहीं जा पा रहे, वहां से भारत वो देश है जिसको US और अभी तक ईरान की भी परमिशन मिली नहीं थी। अब अगर हमने ही उनसे तेल लेना बंद कर दिया तो ये उनको एक फाइनेंशियल झटका होगा। भारत जैसे स्ट्रेटेजिक फ्रेंड के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को चोट पहुंचाकर ईरान ग्लोबल स्टेजेस मंच पर अपना सबसे ट्रस्टेड साथी खो सकता है। ये कदम भारत को मजबूर कर सकता है कि वो इस इलाके में सिक्योरिटी के लिए ईरान के कॉम्पिटिटर्स या वेस्टर्न देशों के साथ अपनी मिलिट्री साझेदारी और मजबूत करे। ध्यान दीजिएगा, जब ईरान के खिलाफ सारे खड़े थे तब भी हमने ईरान के अगेंस्ट जाने की जगह एक डिप्लोमेटिक रास्ता चुना और शांति की बात रखी। अब ईरान ने 2 बार ऐसा धोखा किया और भारत को मजबूर कर रहा है। ईरान ने टोल न भरने या ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ का लॉजिक दिया है, लेकिन UN क्लॉज के तहत इनोसेंट पैसेज और समुद्री व्यापार के कुछ ग्लोबल नियम होते हैं। मालवाहक जहाजों पर गोलाबारी करना इसे कानूनी ब्लंडर से बदलकर युद्ध जैसी स्थिति में भी डाल देता है। इससे न केवल इंश्योरेंस प्रीमियम और फ्रेट के दाम बढ़ेंगे, बल्कि ये दुनिया भर के देशों को ईरान के खिलाफ लामबंद होने का मौका देगा, जिससे ईरान की पहले से कमजोर इकोनॉमी पर और दबाव बढ़ेगा। ईरान ने MSC फ्रांसिस्का को इजराइल से रिलेटेड भी बताया और पकड़ा है, लेकिन साथ ही इस जहाज को भी निशाना बनाया है जो लाइबेरिया के झंडे वाला और भारतीय डेस्टिनेशन वाला जहाज था। अगर ईरान का पर्पस इजराइल को जवाब देना था तो एक ऐसे जहाज को रोकना जो सीधे तौर पर भारत के ट्रेड से जुड़ा हुआ है, उसके लॉजिक को कमजोर करता है। ये कदम ईरान को जिम्मेदार रीजनल शक्ति की बजाय एक अनस्टेबल देश के रूप में पेश करता है, जिससे उनकी अपनी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। खैर दोस्तों, इसके साथ ही इस्लामाबाद अकॉर्ड्स भी फेल हो गया। JD Vance और ईरान को बुलाने के लिए पाकिस्तानियों ने 3 दिन तक इस्लामाबाद बंद रखा। दोनों में से कोई वहां पहुंचा ही नहीं। आज वो दिन है जब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता जो पाकिस्तान में तय हुआ था, वो भी खत्म हो रहा है। इस पूरे बवाल में पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी बैंड बजवाने की ही तैयारी की है। ये समझौता सिर्फ 2 हफ्तों के लिए था। आज वो टाइम पूरा हो गया, लेकिन दोनों देशों के बीच आगे की कोई बात तय नहीं। इसकी वजह से दोनों ही देशों के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ईरान के लिए इसलिए क्योंकि इस नाटक ने न सिर्फ उसका टाइम खराब किया, बल्कि IRGC के अंदर उसके बवाल को भी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। सरकार और IRGC के बीच हुए बवाल को उजागर करने वाली यही तो एक चीज थी जिसने ईरान के घर के झगड़े को दुनिया के सामने रखा है। वहीं इस समझौते के बीच 2 धड़े साफ नजर आ रहे हैं, एक जो वॉर चाहता है और दूसरा जो बातचीत।
समझौते का मतलब शांति था, लेकिन ईरान ने कल और आज जहाज़ों पर गोलाबारी कर दी। अमेरिका ने कहा था कि अगर शांति नहीं रही तो वो फिर से हमला शुरू कर देगा। अरे यही रुकवाने के लिए तो पाकिस्तानियों ने नाटक किया था, लेकिन अब वही हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी समुद्री एक्टिविटीज़ बंद करे, जबकि ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटाए और अपनी सेना वहाँ से हटाए। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए खराब दिन बस शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खुलवाने की कोशिश की थी। इसके फेल होने से पाकिस्तान के पास तेल का स्टॉक हफ्तों से घटकर कुछ दिनों का रह गया है। तेल और ईंधन की कमी से बिजली और खाने पीने की चीज़ों के दाम आम आदमी के पहुंच से बाहर हैं, जिससे देश में श्रीलंका जैसे हालत हो गए हैं भैया। अगर पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों को लगातार ऐसे ही दबाती रही तो अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से भरोसा उठ चुकी पाकिस्तानी जनता सड़कों पर उतरकर हमला बोल सकती है। समझौता टूटने के बाद पाकिस्तान अब तीन तरफ से सुरक्षा चुनौतियों से घिरा है। ईरान में चल रहे स्ट्रगल और शिया प्रदर्शनों के कारण पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा अस्थिर हो गई, इनस्टेबल। तालिबान के साथ पाकिस्तान पहले ही खुली जंग जैसे कंडीशन में। बलूचिस्तान के बीएलए और अन्य इलाकों में उग्रवाद बढ़ रहा है। एक साथ इतनी जगह सेना तैनात करना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए नामुमकिन है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस समझौते को सफल करा के वो अमेरिका से भारी आर्थिक पैकेज और कर्ज माफी हासिल करेगा। समझौता फेल होने से पाकिस्तान की वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी खत्म हो गई, जिसके दम पर वो विदेशी फंड्स मांगता था। बिना किसी बड़े इंटरनेशनल बेल आउट के पाकिस्तान के लिए विदेशी कर्ज चुकाना और अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करना अब लगभग इंपॉसिबल है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान का क्या हो गया है मोदी जी? लवड़े न भोजन। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस वॉर का सबसे बड़ा आउटकम पाकिस्तान का पार्टीशन या उसके सिविल वॉर में दिखाई देगा। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी एक कल्चरल यूनिट नहीं रहा है। पंजाब प्रोविंस का दबदबा बाकी के प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को हाशिए पर धकेल देता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और सिंध के अलगाववादी गुट अब केवल अधिकार नहीं बल्कि पूर्ण आजादी की मांग कर रहे हैं। जब उनका मेन केंद्र इस्लामाबाद आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो ये रीजनल पावर्स उसे तोड़ना आसान मानती है, जैसा कि 71 में बांग्लादेश के टाइम हुआ था। दशकों तक पाकिस्तानी सेना वहां की सबसे ताकतवर संस्था थी, जो देश को फेविकॉल की तरह जोड़ कर रखती थी। हाल ही के सालों में सेना और जनता के बीच जो सीधा टकराव, जैसे 9 मई की घटनाएं और राजनीतिक पोलराइजेशन शुरू हुआ है, उसने सेना की साख को खत्म कर दिया है। अगर सेना अपनी जनता के खिलाफ खड़ी हो जाती है या इंटरनल विद्रोह को दबाने की कैपेबिलिटी उसमें नहीं है तो वो सुरक्षा कवच भी टूट जाएगा, जो पाकिस्तान को भौगोलिक रूप से एक रखता है। सेना के भीतर की आइडियोलॉजिकल मतभेद फूट का कारण बन सकते हैं। पाकिस्तान ने लंबे समय तक अपनी सीमाओं और उग्रवादी गुटों को खाद पानी दिया है, लेकिन अब वही गुट उसकी कह के ले रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन अब पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों पर अपना नियंत्रण, अफगानिस्तान भी तैयार बैठा है इनको लपेटने के लिए। प्रभावी रूप से इस्लामाबाद के नियंत्रण से बाहर होना और उनका अफगानिस्तान के प्रभाव में जाना देश के नक्शे को स्थायी रूप से छोटा कर सकता है, यानी टुकड़ों में टूटने की ये शुरुआत हो सकती है। बाकी अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। इस बार अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 2003 के इराक युद्ध के बाद की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। 3 करियर स्ट्राइक ग्रुप इस इलाके में। अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। गेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर से होते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है और तीसरा करियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी इस क्षेत्र में पहुंच रहा है। अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी है। अब लगभग 25 से अधिक जहाजों को रोका और वापस भेजा जा चुका है। 22 अप्रैल की सुबह तक अमेरिकी सेना फुल कॉम्बैट मोड में है, जिसका मतलब है कि वो किसी भी टाइम पर ईरान के पावर प्लांट और बुनियादी ढांचों पर अटैक करने के लिए तैयार है। हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ के रिक्वेस्ट पर सीज फायर को कुछ और समय के लिए बढ़ाया है, लेकिन सेना को रेडी एंड एबल मोड पर रहने का भी आदेश दिया। लेकिन दोस्तों, आप बस अमेरिका का नाटक ही समझो। क्यों समझो ये मैं बताता हूं। पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है, जहां से ग्लोबल तेल का लगभग 20% गुजरता है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट के अनुसार इस तरह की नाकाबंदी और सैन्य तैनाती का मंथली खर्चा लगभग $13 बिलियन है। इसमें ईंधन, रसद, हथियारों की तैनाती और हजारों सैनिकों का ऑपरेशन भी शामिल है। अमेरिका ने न केवल अपनी सेना पर खर्च बढ़ाया है, बल्कि इस घेराबंदी के कारण ग्लोबल इकोनॉमी पर भी उनके दबाव पड़ा है। तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन बाधित होने से दुनिया भर में इन्फ्लेशन का भी खतरा है। सोचिए, अमेरिका इतना खर्चा करने के बाद क्या वापस जाएगा क्या? आप ही बताइए। ट्रंप अमेरिका में क्या मुंह दिखाएंगे और चुनाव में कैसे जाएंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह सबक सिखाने और आर्या पार करने की तैयारी कर दी है। बस इंतजार है कि ईरान और अमेरिका में से पहला हमला कौन करता है। बाकी इस पूरे बवाल पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना और अपनी ओपिनियन भी जरूर शेयर करना। वीडियो में ये चीज भी होता है, क्या पता ये भाई ये लंबा ना खिंच जाए अब की बार, क्योंकि अब की बार युद्ध हुआ तो फिर ये आर पार की उस मोड में बैठा हुआ है ट्रंप, क्योंकि सब कुछ ही तैनात वहां पर कर दिया है। और देखो, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं उस तरीके से। क्यों हटेगा जब इतने टाइम से? हाँ, मतलब कि बहुत पेचीदा मामला है, मेक और ब्रेक पॉइंट है, और जिसके अंदर की डिस्कशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जो कि उसको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तो वैसे ही कोई सुन नहीं रहा होगा। ठीक है, बात ये आ जाती है कि उस टाइम ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश करी, तो ट्रंप ने कहा तूने मेरा साथ दिया था, ले तू मीटिंग वाला वो ले ले कि हाँ भैया मैंने कोशिश, बिचौलिया बना था ये। भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है, मीडिएशन यहाँ पर अगर होगा तो कहीं ना कहीं रशिया की इन्फ्लुएंस मैटर करेगी इसके लिए, ईरान के लिए, कि रशिया क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और चाइना क्या रखता है, क्योंकि वो उसके पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान नहीं है उसका पार्टनर। तो मुझे लगता है कि अगर किसी एक फाइनल पीस मेकिंग डिसीजन पर अगर आना होगा तो उसके अंदर रशिया और चाइना की भूमिका रहेगी, ईरान को कंसोल करने में या फिर ईरान के साथ बैठ के एक प्रॉपर तरीके से बातचीत करने में। क्योंकि ईरान, आपको क्या लगता है, ईरान पाकिस्तान से बात करके
करेगा, दूर दूर तक नहीं। कौन बे? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है इसके अंदर पीस कराने में। रोल यहाँ पर होगा तो ईरान का, और ईरान अपना पार्टनर ऑब्वियसली वो रशिया और चाइना को अच्छा मानता है तो उनसे डिस्कस करेगा वो। और जबकि अमेरिका को किसी से डिस्कस नहीं करना, वो अपने पॉइंट्स लेके बैठा हुआ है। तो देखो हार्डकोर वॉर जाए मुझे डाउट है, लेकिन अगर 1% चला गया तो अब की बार भाई बहुत तगड़े लेवल पर होएगी चीजें, और उस लेवल को फिर मुझे लगता है वहां से तो फिर ईरान का बहुत ज्यादा, अमेरिका भी नुकसान होगा लेकिन ईरान का ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सैंक्शंस इन सब चीजों से बहुत सालों से जूझ रहा है। मुझे लगता है कि फिर ईगो पर लेके अमेरिका फिर ईगो पे जब लेता फिर वो देश बिल्कुल नहीं, मतलब उस बहुत पीछे चला जाता है। आई होप पीस हो, हर एक चीज ठीक हो, ये वाला सिचुएशन यहीं पर ही कंट्रोल हो जाए एंड बैक टू नॉर्मल चीजें हो जाए। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।